नमस्कार साथियों, हमारे नए चैनल पुरुषार्थ ज्ञान कहानियाँ, जिस पर आपको एक से बढ़कर एक धार्मिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ देखने और सुनने को मिलेगी। तो साथियों जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस दमदार कहानी को। अरे सुनो बेटा, मेरा चश्मा टूट गया है। आज जरा तू शाम को ऑफिस से आते वक्त ठीक करवा लाएगा क्या? अरे माँ, तुम भी ना, बस 1000 बार कहा है तुमसे कि ऑफिस जाते वक्त मुझे टोका टोकी मत किया करो, लेकिन तुम हो कि कुछ समझती ही नहीं हो। सारा का सारा मूड खराब करके रख देती हो। यह प्रतिक्रिया थी उसके 40 वर्षीय बेटे रोशन की, जब उसकी 70 वर्षीय माँ ने उसे अपना टूटा हुआ चश्मा ठीक करवा कर लाने को कहा। और तब वह बेचारी लाचार बेबस माँ अपनी आंखों में आंसुओं को छुपाने की कोशिश करती अंदर अपनी कोठरी में चली गई। रोशन एक बहुत ही बड़ा, लेकिन शायद दिल का बड़ा छोटा नामचीन उद्योगपति है। उसकी कपड़ा मिल मानो आजकल सोना उगल रही है। 8 कमरों के 3 मंजिला बंगले में बस वह, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे और साथ ही उसकी एक विधवा माँ रहते हैं। लेकिन वह कहते हैं ना कि बड़े घरों में रहने वालों के दिल बहुत छोटे होते हैं, और बस ऐसा ही कुछ हाल था रोशन और उसकी पत्नी नेहा का। इतने बड़े बंगले में उसकी माँ के हिस्से में आई थी तो बस एक छोटी सी कोठरी। रोशन की माँ, जिन्होंने रोशन को बचपन में बहुत ही कष्टों से पाल पोस कर बड़ा किया था, आज उनका उसी रोशन के घर में बड़ा बुरा हाल था। रोशन के पिता जब रोशन सिर्फ 5 साल का था तभी उसको अकेला छोड़कर इस दुनिया से चल बसे थे। उसकी माँ ने दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा, कपड़ा, बर्तन इत्यादि का काम करके और दूसरों के कपड़े सिलाई करके बहुत ही तकलीफों के साथ रोशन को पाल पोस कर बड़ा किया था। उसको अच्छी शिक्षा दिलाई, पढ़ाया लिखाया और एक काबिल इंसान बनाया, और उसे इस लायक बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। रोशन के पिता के इस संसार से जाने के बाद सभी ने उससे दूसरा विवाह करने के लिए कहा, लेकिन रोशन का ख्याल करके वह हमेशा इनकार कर दिया करती थी। कभी कोई कहता, अरे रोशन की माँ, तू सारा दिन इतना काम करती रहती है, कभी तो अपने बारे में भी कुछ सोच लिया कर। इस बात पर वह तपाक से बड़े गर्व के साथ उत्तर देती, अरे बस कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर देखना बड़ा होकर मेरा बेटा मुझे रानी बनाकर रखेगा। रानी, हाँ कह देती हूँ। उस बेचारी को क्या पता था कि उसका यह ख्वाब बस ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। जैसे जैसे रोशन बड़ा होता गया, वह तरक्की की नई नई सीढ़ियां चढ़ता गया। अब उसका बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना हो गया था। उन लोगों की संगत में उसने पीना पिलाना भी शुरू कर दिया था। अगर माँ कभी टोक भी देती थी तो वह माँ को झिड़क कर कहता था कि माँ तुम कुछ नहीं समझती। अब उसे अपने उन रईस उद्योगपति मित्रों से माँ को मिलवाने में भी शर्म महसूस होने लगी। उसके उन्हीं तथाकथित मित्रों में से एक रविंद्र शर्मा ने अपनी पुत्री नेहा के लिए रोशन का हाथ मांग लिया, क्योंकि वह रोशन को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते थे। रोशन की तो जैसे मन की मुराद ही पूरी हो गई, लेकिन इन सब के बीच वो अपनी माँ की सारी कुर्बानियों को भूल चुका था, और मानो उनकी माँ रोशन और नेहा की आंख की किरकिरी बन गई थी। एक दिन घर में किट्टी पार्टी चल रही थी। नेहा अपनी सहेलियों को अपना नया हीरो का हार दिखा रही थी, जो कि उसे रोशन ने उसके 36वें जन्मदिन पर उपहार में दिया था। उसकी सभी सहेलियां कभी उसकी तो कभी उसके हार की तारीफ करते नहीं थक रही थी कि तभी वह बेचारी बूढ़ी माँ पानी लेने के लिए अचानक से अपनी कोठरी से बाहर आई, और उसने नेहा से कहा, अरे बहू, जरा 1 गिलास पानी दे दोगी क्या? बहुत गला सूखे जा रहा है। बस अब क्या था, फटे हाल माँ का यूं सबके सामने उसे बहू कहकर बुलाना नेहा को बहुत नागवार गुजरा, और वह मुंह बनाते हुए लगभग उसे घसीटते हुए उसकी कोठरी में वापस ले गई, और बहुत ही तीखे स्वर में बोली, क्या जरूरत थी बाहर आने की? तब वह माँ कहने लगी, बेटा बहुत प्यास लगी थी इसलिए पानी लेने बाहर आ गई थी। बस माँ का इतना कहना भर था कि नेहा लगभग चीखते हुए कहने लगी, प्यास ही लगी थी ना, मर तो नहीं रही थी। मेरी नाक कटवा कर रख दी सबके सामने। इतना कहकर बड़बड़ाती हुई तेजी से वहां से निकल गई। आज फिर से एक बार माँ अपमान का कड़वा घूंट पीकर रह गई। अब तो मानो यह रोज का सिलसिला हो गया था।
कभी रोशन तो कभी नेहा माँ को अपमानित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते थे। आखिर एक माँ होने के साथ साथ एक इंसान भी तो होती है, क्या उसे जीने का हक नहीं है? आखिर कब तक सहन करती वो यह सब? और फिर जब उसके सब्र की इंतहा हो गई, तब एक दिन उसने रोशन से कहा, बेटा तू एक काम कर, मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर आ जा। इस पर भी रोशन और नेहा दोनों तुनक पड़े और कहने लगे, लो जी, अब इस उम्र में यह दिन और देखना बाकी रह गया था। सारी दुनिया हमारे मुंह पर थूकेगी, लानत करेगी, लोग कहेंगे कि बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया। तुम्हें आखिर यहाँ तकलीफ ही क्या है? अरे खूब मजे में तो रह रही हो। फिर नेहा कहने लगी, यही चाहती है ना तू कि हम बदनाम हो जाएं? आज वह माँ समझ भी नहीं पाई कि आखिर उसका कसूर क्या है, उसका दोष क्या है, और वह एक बार फिर चुपचाप अपनी कोठरी में वापस चली गई। यूं ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कर दी और इस योजना के तहत हर व्यक्ति अपने खाते में सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक के पुराने नोट ही जमा करवा सकता था। अब काले धंधे से पैसा कमाने वाले सभी लोगों के पसीने छूट गए थे। रोशन भी उन्हीं में से एक था। अब इस मुसीबत के क्षण में उसे सबसे पहले अपनी माँ की याद आई। वह भागा भागा माँ के पास उनकी कोठरी में गया। आज शायद पहली बार वह इस कोठरी में आया था और इसलिए वहां कोने में रखी एक टेबल से टकराकर गिरते गिरते बचा। लेकिन माँ तो बस माँ होती है। तुरंत माँ की ममता बोल पड़ी, अरे बेटा चोट तो नहीं लगी ना? क्या बात है, कैसे आना हुआ बेटा? तू कुछ परेशान सा दिखता है। लेकिन बाहर स्वार्थी इंसान आज भी माँ की ममता को पहचान नहीं सका और उसको नजरअंदाज करके कहने लगा, अरे माँ तुम वह सब छोड़ो, मुझे जल्दी से अपनी पासबुक दे दो, मुझे तुम्हारे खाते में पैसे जमा करवाने हैं। वह भोली भाली माँ उसकी चाल को समझ नहीं पाई और कहने लगी, बेटा मुझे पैसों की भला क्या जरूरत है? रोशन ने कहा, तुम कुछ नहीं समझती हो माँ, अब बहस मत करो, मेरा समय बर्बाद मत करो और जल्दी से मुझे अपनी पासबुक लाकर दे दो। मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कर दी है और मुझे अपने पुराने नोटों को बदलने के लिए 2.5 लाख रुपए तुम्हारे खाते में जमा करवाने होंगे। इतना कहकर तेजी से माँ के हाथ से पासबुक लेकर निकल गया। आज उस माँ की ममता ठगी सी रह गई थी। आज उस माँ की आंखों से आंसू की अविरल धारा बही तो ऐसी बही कि सैलाब सा उमड़ पड़ा। लेकिन शायद आज उस सैलाब में उसने अपनी सारी लाचारी और बेबसी को बहा दिया। आज उस सैलाब में शक्ति दिखाई देती थी, सब कुछ डुबा देने की शक्ति। ऐसा लग रहा था कि मानो आज ये सैलाब अपने साथ सबको बहा ले जाएगा। आज वह माँ लाचार और बेबस नहीं, बल्कि अपने इरादों में मजबूत एक माँ दिखाई पड़ती थी। वह उठी, उसने अपने आंसू पोंछे और एक बैग में अपना सामान डालकर बाहर दरवाजे की ओर जैसे ही बढ़ी तो नेहा ने तेज आवाज में उससे पूछा, कहाँ जा रही हो आप? पर आज उसकी नजरों ने बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह दिया। आज उसकी जलती हुई निगाहों को सामना करने की ताकत नेहा में नहीं थी और वह चुपचाप घर के अंदर चली गई। रुक्मणी, हाँ रुक्मणी, यही नाम था रोशन की माँ का। आज रोशन की माँ अपने नाम से अलग वह अपने खुद के नाम की एक पहचान बनाने जा रही थी। लेकिन आखिर कहाँ, यह शायद कोई नहीं जानता था। बस बिना किसी से कुछ कहे वह अपने गंतव्य की ओर बढ़ी जा रही थी। इधर रोशन के सामने समस्या थी अपने काले धन को सफेद करने की। उसने अपने नीचे काम करने वाले कई लोगों के खाते में भी 2.5 लाख रुपया जमा करवाया। लेकिन गलत तरीकों से कमाई गई इतनी अनाप शनाप दौलत को ठिकाने लगाना भी इतना आसान काम नहीं होता। अब जब सभी के खातों में पैसे जमा हो चुके थे तो फिर कोई उपाय न देखकर उसने मंदिरों में दान करने की सोची। दर दर भटकता वह एक मंदिर से दूसरे मंदिर के चक्कर लगाता फिर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सरकार की ओर से सभी मंदिरों में दान पेटियों को सील करवा दिया गया था। अब उसके चारों ओर बस निराशा ही निराशा छाई थी। हर ओर उसे बस गहन अंधकार ही नजर आ रहा था। उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था और ऐसी बदहवासी की हालत में वह अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढककर हताशा से भरा हुआ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। तभी अचानक उसके जहन में ख्याल आया और उस ख्याल के आते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान सी तैर गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह फटाक से वहां से उठकर अपनी गाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। गाड़ी में बैठते ही बोला, ड्राइवर चलो,
ड्राइवर बोला, जी साहब, लेकिन कहाँ चलना है? रोशन ने कहा, तुम बस चलो, रास्ता मैं तुम्हें बताता हूँ। ड्राइवर जी साहब इतना कहकर रोशन के बताए हुए रास्ते पर गाड़ी चलाने लगा। लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रोशन ने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। गाड़ी रुकते ही रोशन तेजी से गाड़ी से उतरकर बाहर की ओर दौड़ पड़ा। सामने ही बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड लगा था, नंदिनी वृद्धाश्रम। अब तक हतप्रभ से खड़े ड्राइवर को भी अब समझ आ गया था कि आखिर माजरा क्या है। रोशन भागकर वृद्धाश्रम पहुंचा ताकि जल्दी से जल्दी अपनी 2 नंबर की कमाई को आश्रम में दान करके अपने पापों के बोझ से मुक्त हो सके। लेकिन जैसे ही वह वृद्धाश्रम के अंदर पहुंचा तो वहां जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर वह गस खाकर गिरने को ही था कि तभी 2 जाने पहचाने हाथों ने उसे संभालकर कुर्सी पर बैठा दिया। रोशन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस माँ को बदहाल अवस्था में वो सुबह घर छोड़कर निकला था, वही माँ यहाँ इस तरह से आत्मविश्वास से भरपूर दूसरों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में उन्हें यूं सिलाई कढ़ाई सिखाती मिलेगी। रोशन ने कहा, माँ तुम यहाँ? रोशन के मुंह से बस इतना ही निकल पाया था कि अब रुक्मणी बोल पड़ी, हाँ बेटा मैं यहाँ। अब मैं वह लाचार और बेबस माँ नहीं हूँ। भगवान भला करे हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिनकी वजह से आज मेरे पास 2.5 लाख रुपए हैं। मैं वह सारी रकम मेरे ही जैसे अनेकों मजबूर और अपमानित बूढ़ों के उत्थान के लिए इस आश्रम को दान कर चुकी हूँ। आखिर हर चीज सही समय आने पर उचित स्थान पर पहुंच ही जाती है, फिर चाहे वह इंसान हो या पैसा। रोशन ने कहा, माँ यह तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम मेरे साथ घर चलो। रुक्मणी ने कहा, नहीं बेटा अब और नहीं, तू अपनी दुनिया में खुश रह, मेरा यही आशीर्वाद है। रोशन बोला, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, भूल हो गई है, बस एक बार मुझे माफ कर दो माँ। इतना कहकर रोशन माँ के कदमों में गिर पड़ा। लेकिन आज एक कमजोर माँ से पहले एक खुददार स्त्री वहां पर खड़ी थी, जिसे अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता कतई गवारा नहीं था, और वह अपने पैरों को रोशन से छुड़ाकर अंदर की ओर चली गई। लेकिन आज उस खुददार स्त्री की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि अपने स्वाभिमान की रक्षा की खुशी की एक बेहतरीन वाली चमक थी। तो साथियों, आज की ये दमदार कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और हाँ, आपसे गुजारिश है, यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, और हमारे नए चैनल पुरुषार्थ ज्ञान कहानियों को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।